हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो ये चैप्टर जो है ये हमारा पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के इन बिटवीन एक कंसेप्ट आता है। एलएलपी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली कवर हमारा हो जाता है बीसीके के अंदर भी, और थोड़ा सा हमारा कवर हो जाता है जब हम कंपनी या फिर पार्टनरशिप पढ़ रहे होते हैं, तब एक रफली आइडिया हमें लग जाता है। प्लस अकाउंट्स में भी थोड़ा सा पढ़ने में मिलता है जब थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, और क्लास 12th की थ्योरी अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी सो वहाँ पे भी आपने क्या इसको कवर किया होगा। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब पढ़ लोगे तो पूरा ध्यान दे के पढ़ोगे। ठीक है ना, मतलब इधर केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये जो वर्ड बना है ना, 3 वर्ड से है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पहली चीज़ ये तो मुझे समझ में आ रही है कि इसका ना पार्टनरशिप से लेना देना है, कि मतलब ये है एक क्या पार्टनरशिप ही है। बट अभी तक पार्टनरशिप में जब हम देख रहे थे ना, हम पार्टनरशिप बना रहे थे, तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि पार्टनरशिप में ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी। सो पार्टनरशिप बनाने में सिर्फ एक यही सबसे ज़्यादा डर लगता था, कल को कोई लाइबिलिटी आ गई तो भाई बिजनेस में जो पैसा लगाया वो तो हमारा जाएगा ही जाएगा, पर्सनल पैसा भी हमें अलग से देना पड़ जाएगा, तो बहुत बड़ा लॉस हमें हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क हमें हमेशा बना रहता था। अब फिर उसके बाद ऑप्शन आता था कि भाई कंपनी बना लो, अगर आपको लाइबिलिटी की टेंशन है, उसमें अपना प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जैसा भी आपको सही लगता है वैसा बना लो, और उसमें लाइबिलिटी आपकी कैसी हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। बट कंपनी फॉर्म करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब इन द सेंस लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है, सो हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, और उसको जो फॉर्मेशन वाला सिस्टम होता है ना, मतलब बनाने में भी खर्चा आता है, फिर बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब मेरा नया नया बिज़नेस है, और या इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है कि मैं उतनी टेंशन लेना चाहूँ, सो मैं कंपनी भी नहीं बनाना चाहता हूँ। सो इसलिए मेरे पास गवर्नमेंट ने एक इन बिटवीन सॉल्यूशन दिया है, दैट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देख रहे हो ना, ये 2008 में आया। बात समझ में आ रही है, 2008 मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये 2000 के बाद का ही अभी, मतलब ठीक है ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारा 10-15 साल पुराना करीब मान लो। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो गया, 15-20 साल के करीब, कितने हमारे जो भी है, 13-14 साल जो भी है, हम इतना इसको मान के चल सकते हैं। अब इसमें हमें क्या फ़ायदा मिल गया कि हमें सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि पार्टनरशिप का फ़ायदा मिल गया, पार्टनरशिप वाली फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब कम हो गई, और बेनिफिट लिमिटेड लाइबिलिटी वाला मिल गया। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम तुम और बातें करते हैं। सर पार्टनरशिप में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फिर इस चैप्टर का नाम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्यों है। हाँ करेक्ट, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इस ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलएलपी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। मीन्स पार्टनरशिप का बेनिफिट भी और लाइबिलिटी भी लिमिटेड। करेक्ट, एलएलपी इज ऑप्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। सर मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, आई विल मेक एलएलपी विद माय फ्रेंड्स, और फिर सबको लूट के ना भाग जाएंगे, लाइबिलिटी भी नहीं होगी पर्सनल। शरारती मजाक बंद करो, चलो पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कुछ। चलिए अब स्टडी करते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी एक्चुअल में है क्या, फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, जितने भी आपके लॉ में चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से याद रखना, उनका नेम, क्योंकि बार बार रेफरेंस देना पड़ेगा आंसर में, और उनका ईयर वो भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं आपको मतलब ये चैप्टर्स के लास्ट में एग्जाम्स जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे जब मैं प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी कराऊंगा, सो आपको वहाँ पे कवर करा दूंगा कि एग्ज़ाम में लिखना कैसा होता है हमें लॉ का आंसर। ठीक है, सो वो चीज़ भी हम देखेंगे कि लॉ का जो कंसेप्चुअल हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको प्रेजेंट कैसे करना होता है। पार्लियामेंट पास्ड एलएलपी बिल ऑन 12 दिसंबर 2008। ये तो मुझे समझ में आ रहा है 2008, और 2008 के भी लास्ट में को जाके 12 दिसंबर को, ठीक है, पार्लियामेंट ने पास किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ असेंटेड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009, और इसको जो परमिशन मिली ना प्रेसिडेंट ने जो साइन किए वो कब किए, 7 जनवरी 2009 में, एंड कॉल द एलएलपी एक्ट 2008, और इसको 2008 एलएलपी एक्ट कहा गया। इसके अंदर 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स हैं। सर याद करना जरूरी है कि हाँ आपको वन वर्ड में या किसी बेस पे यूज क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप में कहीं पे भी, तो वो फिर आप लिख पाओगे।
फर्स्ट शेड्यूल, अब इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, मतलब शेड्यूल में क्या होता है कि उसमें ना मतलब डिटेल्स दी होती हैं, जो हमारा पूरा का पूरा लॉ होता है ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्ट होते हैं, सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन, क्लॉज, शेड्यूल्स, चैप्टर्स, इस तरह से अलग अलग होता है। सो शेड्यूल जो फर्स्ट है डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कि हर पार्टनर की आपस में क्या तो राइट्स हैं और क्या उनकी ड्यूटी है। सेकंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कि अगर आप अपनी नॉर्मल फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या। थर्ड शेड्यूल में बताया गया प्राइवेट कंपनी को अगर आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या। और थर्ड में मतलब फोर्थ में बताया गया है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या। ठीक है, एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि इसके लिए सेपरेट एक्ट है। तो एलएलपी के लिए जब सेपरेट एक्ट है तो वही फॉलो करो ना, फिर दूसरों वालों का क्यों एक्ट फॉलो करते हो? ठीक है, जब आपके पास अपनी कोई चीज़ है तो दूसरों की चीज़ नहीं लेते। एलएलपी प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी but also allows its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually agreed agreement। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो कंपनी में क्या हो जाता है ना प्रॉब्लम, वहाँ पे मैनेजमेंट कोई करता है और वहाँ पे ऑनरशिप किसी और के पास होती है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें ना हमें एज पर लॉ करनी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे हमें अपनी पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। हम सब प्रॉपरली ऑनर होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं प्रॉपर ऑनर भी होते हैं और वही मैनेजमेंट में डिसीजन भी लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, और हम सब रेडी हैं तो किसी को कभी भी एडमिट कर दो, किसी को रिटायर होना है, अगर सब रेडी हैं तो रिटायर भी हो सकते हो। चलो वो चीज़ तो मैं कंपनी में भी कह देता हूँ, बट प्राइवेट वाली जो कंपनी होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं। Owing to flexibility of its structure and operation, LLP is a suitable vehicle for small enterprises and form the investment by venture capital। अभी क्या होता है कि जो छोटे बिजनेस है उनके लिए, हमारे लिए क्या, स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं उनके लिए एलएलपी सही है। जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्की वाला बिजनेस होता है ना, कि कल को भाई लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वहाँ पे ना एलएलपी बनाना ही सही रहता है, पार्टनरशिप में चलाना सही नहीं रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट लेनी होती है ना, कई बार इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपको फर्दर किसी से इन्वेस्टमेंट लेनी है। अभी जैसे आजकल आप देखते हो जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप होती हैं, उनमें बाहर वाले लोग बिजनेस वाले पैसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं बात करता हूँ, पेटीएम के अंदर किसने, अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट रही थी। फिर इसमें जो हमारा फ्लिपकार्ट हो जाता है, यहाँ पे वॉलमार्ट। तो अलग अलग कंपनी में ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, तो वो पार्टनरशिप में नहीं लगाते हैं पैसा। वो कहते हैं कि भाई मुझे पार्टनरशिप वगैरह का चक्कर नहीं पता है, मुझे एलएलपी, वो वैसे तो प्रेफर करते सबसे ज़्यादा क्या, कंपनी, बट कंपनी के अलावा वो फिर क्या एलएलपी को भी प्रेफर कर लेते हैं। तो इस चीज़ में आपको कैपिटल रेज करने में भी हेल्प मिलती है। एलएलपी इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद ए लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, मतलब नया फॉर्म है। अब नया क्या, अब तो इतना पुराना हो गया, बट ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी मुझे मिल रही है। ठीक है ना, सेम नहीं है, सेपरेट है। एलएलपी विल बी लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इज एसेट्स, मतलब यहाँ पे क्या, अभी जितनी एलएलपी है ना, ये सेपरेट हो गया ना, पूरा इसका सब कुछ सेपरेट है ना। सो यहाँ पे जितनी एसेट है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, एलएलपी की, वो पूरी की पूरी रहेगी। और जो आपकी लाइबिलिटीज पार्टनर की है वो कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। सिंस एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है ना, तो वही मैंने कहा कि दोनों के स्ट्रक्चर का क्या है, मिक्सचर है। सो इसको ना, ये हाइब्रिड है उन दोनों के बीच का इन बिटवीन मिक्सचर है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, वही बार बार रिपीट है कि ठीक है, इसमें हमें दोनों चीज़ों का फायदा मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013, जैसा भी हमारा सिचुएशन है। बॉडी कॉर्पोरेट जब हम कहते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, और उसके अलावा एलएलपी जो एलएलपी एक्ट के अंदर बनी है, एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है, कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है। क्योंकि जो कंपनी एक्ट के अंदर कवर्ड होती है ना, वो इंडियन कंपनीज होती है नॉर्मली। बात समझ में आई? सो जब मैं कह रहा हूँ बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी दोनों में डिफरेंस है। जनरल लैंग्वेज में हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर मैं डिटेल में जाऊँ टेक्निकली, सो बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म है जिसके अंदर एलएलपी आ जाता है और कंपनी भी आ जाती है, और दोनों में ही क्या, जो इंडियन है वो भी और जो इंडिया के बाहर की हैं वो भी दोनों तरीके की कवर हो जाती हैं। लेकिन नॉट इंक्लूड, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या नहीं होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो नहीं होती है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एलएलपी विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और टाइम टू टाइम कह देती है ना कि भाई इसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, सो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। तो ये तो मतलब डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी होती है। इस लाइन का ऐसे ना आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। सो उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना पावर दे दी होती है कि भाई कभी भी आपको कुछ चेंज करना है ना तो यहाँ पे लेके आ सकते हो, पूरा का पूरा एक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पावर दी है, बिना एक्ट चेंज करे भी आप क्या कर सकते हो, वो डिसीजन ले सकते हो। अब एक वर्ड आता है एंटिटी। एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पार्टनरशिप फर्म नहीं थी ना, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म भी आ गई है। बिजनेस, बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस मेरा एक बड़ा टर्म हो गया। हर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, हर तरीके का इसके अंदर कवर हो गया। इसमें इंडिविजुअल भी कवर हो गया, प्रोप्राइटरशिप भी कवर हो गई। सो मैं एक चीज़ क्या कह सकता हूँ, इतना ज़्यादा वैसे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसलिए बहुत है वैसे। बिजनेस, ये तो सेपरेट टर्म होगी, मतलब बिजनेस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बिजनेस कर रही है, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है हमारा एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये वर्ड आया। इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट, और क्या, पार्टनरशिप। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आ जाता है हमारा, कंपनी, एलएलपी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी बचा है क्या, हाँ सर बचा है। एंटिटी के अंदर ना हमारा और भी कुछ अगर है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप अगर कह देते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप ही लिख लो, प्रोप्राइटरशिप। या फिर मैं कह रहा हूँ कि एंटिटी के अंदर ट्रस्ट, एनपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो सब भी इसके अंदर कवर्ड हो जाती हैं। सो समझ में आ रहा है, एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी का एक पार्ट है, और बिजनेस अपने आप में सेपरेट टर्म है। मैं उसको थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ कि मैं एंटिटी को बिजनेस बोल सकता हूँ, बट बिजनेस अलग करता है कि भाई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो सेपरेट हो जाता है। सो मैं एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाती हैं हमारी, उनको बिजनेस में इंक्लूड नॉर्मली नहीं करता हूँ, ठीक है। अब जो कंपनी है यहाँ पे भाई दोनों आ जाएंगी, जो एज पर इंडियन हमारा कंपनी एक्ट है वो भी, और जो उसके अदर हैं तो वो भी, मतलब इंडियन और नॉन इंडियन दोनों। सो यहाँ पे भी इंडियन और नॉन इंडियन दोनों आ जाएंगे। बात क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। सो अगर टेक्निकली देखोगे तो किसी को भी कंपनी नहीं बोलेंगे, वैसा पार्टनरशिप और कंपनी में फ़र्क होता है। फिर किसी को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, पार्टनरशिप को मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकता हूँ, इंडिविजुअल वाले को मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, एंटिटी कॉमन वर्ड हो जाता है, वो मैं सबके लिए यूज़ कर लेता हूँ। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, अरे सर ये तो पता है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। LLP incorporates after 30th day of September of a year. Financial year may end on 31st of March of the next following year. आगे मतलब ये लाइन शायद मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ रही है, एक सेकंड रुको आप। Period from 1st April of the year of the following year, LLP incorporates after 30th year financial year may end on 30th। ये लाइन को कट कर देना, इसमें ये ना मतलब पूरा या तो पूरा लिखते ही है इसको, नहीं तो इसको स्किप कर देना, कट कर देना इस वाली लाइन को, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने से रह गया है, ठीक है, इसको कट कर देना। पहले वाली बात है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो मैं सेकंड वाली लाइन में क्या लिखना चाह रहा था कि उसमें ये कवर कर रहा था मैं कि जो अगर आपका कंपनी बाद में बनी है ना, LLP मतलब बाद में बनी है आपकी, सो उस टाइम से वो आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। अगर कोई फर्म या कंपनी, हमेशा फाइनेंशियल ईयर में सबके लिए यूज़ होता है, चाहे LLP हो चाहे कंपनी हो। नॉर्मल तो क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, बट क्या हो अगर वो फर्म बनी बाद में, जैसे फर्म बनी कब है, 1 अक्टूबर को बनी है, तो डेफिनेटली अब उसका फाइनेंशियल ईयर क्या से होगा, जब से वो एग्जिस्टेंस में आया तब से होगा, ठीक है ना। तो तब से उसका ये पूरा फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, हम पूरा ईयर बोल देंगे इसको फाइनेंशियल ईयर, जरूरी नहीं है 1 अप्रैल से हो। फॉरेन LLP फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर बनी है, विच एस्टेब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, लेकिन उसका कोई ना कोई बिजनेस
मतलब एक बिजनेस का प्लेस जो होना चाहिए ना इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस एक वर्ड ऐसी होता है, मतलब इसको हम ना प्लेस ऑफ बिजनेस एक सिंगल वर्ड टाइप में बोलते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहाँ पे वो बिजनेस कर रही है। अगर कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया के बाहर ही काम कर रही है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्या उसको फॉरेन एलएलपी बोलूँगा? ना। फॉरेन कंपनी भी और फॉरेन एलएलपी भी उन्हीं को बोलता हूँ जो बनी तो बाहर है बट वो इंडिया में कोई ना कोई बिजनेस कर रही है, तभी मेरा उससे रिलेशन आया, तभी मैं उसको फॉरेन एलएलपी बोलूँगा। एलएलपी एग्रीमेंट, एनी रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी विच डिटरमाइन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। जैसे एग्रीमेंट होता था ना, पार्टनरशिप डीड होती थी, तो उसी को कह रहे हैं, ठीक है। दियर राइट एंड ड्यूटीज रिगार्डिंग द एलएलपी, और उनकी जो ड्यूटीज वगैरह जिसमें भी जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट में आपने ये सब डिस्कस करा है वही आपकी क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें हम ये देखेंगे एलएलपी की ज़रूरत क्या है, क्यों है। वैसे तो डिस्कस कर लिया पार्टनर्स वगैरह के बेनिफिट वगैरह, वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।